हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो बच्चे आज हमारा जो सेशन होगा कक्षा 10 के बच्चों के लिए, और ये होगा एक्सरसाइज 14.2। 14.2 एक्सरसाइज होगा और ये हमारा 9 नंबर से क्वेश्चन होगा। कौन से नंबर क्वेश्चन होगा? 9 नंबर क्वेश्चन होगा। 8 नंबर तक क्वेश्चन हमने कल कर दिया है और 9 नंबर के आज के क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि 9 नंबर का क्वेश्चन में एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे। देखो एक डब्बा है, मान लो हमारा, अच्छा ये सही बना हुआ था, एक डब्बा है, ठीक, एक डब्बा है लाल, हरा, सफ़ेद। देखो रेड कलर का कितना कंचा है? रेड कलर का 5 कंचा, और वाइट मतलब डब्लू, वाइट कलर का कितना? 8 कंचा है। और ये हरे मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, हरा कितना है? 4 कंचे हैं। फिर क्या कर रहा है, इस डिब्बे में से ऐसे, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। यादृच्छा निकाला जाता मतलब कि एक कंचे निकाला जा रहा है तो उस डिब्बे में फिर कंचा रखा नहीं जा रहा है, ठीक। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा है। चलो ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें, हमारे पास जो लाल कंचा है वो कितना है? 5 है। और जो यहाँ वाइट कंचा है मतलब सफ़ेद कंचा है, लाल कंचे, लाल कंचे कितने हैं हमारे पास? 5। और सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे कितने हैं हमारे पास? सफ़ेद कंचे हैं 8। और ग्रीन हरा कंचे, हरा कंचे हमारे पास कितना है? हरा कंचे कितना है? 4 है। अगर हम देखें हमारे पास 5, 8 और 4 कंचे, इन सब कंचों को जोड़ दो तो हमारे पास कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे, तो हमारे पास कुल कंचे आ जाएगा 8 5 13, 13 4 17, कुल कितना कंचे? 17। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है लाल कंचे हैं। लाल कंचे कितने हैं उसको हमको देखना है। तो लाल कंचे हमारे पास कितने हैं? चलिए, लाल कंचे हमारे पास मतलब लाल कहाँ? ये है। तो लाल कंचे कितने हो जाएंगे? लाल कंचे की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? लाल कंचे कितने हैं? 5 हैं ऊपर। और कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे 17। ये आ गया है लाल कंचे की प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता। प्रायिकता किसकी हो गई? लाल कंचे की प्रायिकता। ऊपर लाल कंचा। अच्छा, इसको हम और अच्छे तरीके से कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए मेरे बच्चे। देखो हमको क्या करना है, हमको निकालना है लाल कंचे की प्रायिकता। क्या? लाल कंचे की प्रायिकता, लाल कंचे की प्रायिकता। ये क्या होगा? लाल कंचे की प्रायिकता बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं, लाल कंचे की प्रायिकता बराबर हो जाएगा कुल लाल कंचे, कुल लाल कंचे अपान कुल कंचे। तो यहाँ पे कुल लाल कंचा कितना है हमारे पास? झोले में या बॉक्स में या डिब्बे में 5 कंचा है तो हमने 5 लिखा। और कुल कंचा कितना है? 17 है तो हमने 17 लिखा। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो गया, ठीक। अब नीचे यहाँ पे फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला देख लेते हैं और यहीं पे देख लेते हैं सेकंड वाला भी। सेकंड वाले में कह रहा है कि सफ़ेद है। सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है? सफ़ेद कंचे की प्रायिकता, सफ़ेद कंचे की प्रायिकता, सफ़ेद कंचे की प्रायिकता क्या होगी? कुल सफ़ेद कंचा क्या हो जाएगा? कुल सफ़ेद कंचा बटे कुल कंचा, कुल कंचा। सफ़ेद कंचा कितना है मेरे पास बच्चे? सफ़ेद कंचा है हमारे पास 8 और कुल कंचा कितना है? 17। तो ये हो गया अपना दूसरा वाला आंसर। अब हम चल लेते हैं तीसरे में कह रहा है कि हरा नहीं है, कंचा हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो अब हम तीसरे वाले की अगर हम बात कर लेते हैं तो तीसरे वाले में क्या कर रहा है? कह रहा है कि कंचा हरा ना होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आगे देखते हैं।
चलिए, कंचा हरा ना होने की प्रायिकता निकालने के लिए पहले हम क्या हो निकालेंगे, कंचा हरा होने की प्रायिकता निकालेंगे। कंचा हरा या हरा कंचे की प्रायिकता, हरा कंचे की प्रायिकता, हरा कंचे की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हरा कंचा, हरा कंचे बटे क्या हो जाएगा, कुल कंचे। अब हरा कंचा हमारे पास कितना है, अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास हरा कंचा है 4 तो 4 हो जाएगा। कुल कंचे कितना है 17। ये हरा कंचे होने की मेरे बच्चे क्या हो गई, प्रायिकता हो गई। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में जो है कह रहा है कि हरा नहीं होने की प्रायिकता। जब हरा नहीं होने की प्रायिकता हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, एक हम जानते हैं क्या फार्मूला क्या जानते हैं कि कोई घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता, घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 होता है। मैंने कहा एक अगर यहाँ पे हम लिख दें क्या कि कंचा ग्रीन होने की प्रायिकता, कंचा ग्रीन ना होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ दे तो हमारे पास 1 के बराबर हो जाना चाहिए। ये क्या है, अपना फार्मूला है। तो फार्मूला है तो हम यहाँ इस फार्मूले से हम अपना जो क्वेश्चन बनाएंगे, क्या बनाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हरे कंचे की प्रायिकता, हरे कंचे की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हरा कंचा ना होने की प्रायिकता, हरे कंचे ना होने की प्रायिकता या हरे कंचे नहीं है, हरे कंचे नहीं है बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब हरा कंचा होने की प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 4/7। 4/7 रख दो यहाँ, 7 नहीं 17 है, 4/17 हो गया। अब यहाँ हरा कंचे नहीं होने की प्रायिकता हमको निकालना है, तो हरा कंचे नहीं होने की प्रायिकता, हरा कंचे नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसको उस साइड में लेकर जाओगे तो मेरे बच्चे इस साइड में क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, ये बचेगा हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता, ये बराबर क्या, 1 - 4/17 हो जाएगा। तो हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हरे कंचे नहीं होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 17 का नाम 17, 17 में 4 गेंद कितना हो जाएगा, 13। तो ये क्या हो गया, 13/17। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर 13/17 हो जाएगा। आई होप कि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं हमारे क्वेश्चन को, मतलब अपने क्वेश्चन को, तो उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास कितना है, रेड गेंद 5 है, वाइट गेंद कितना है, 8 है, और ग्रीन गेंद कितना है, 4 है। तो हमको ज्ञात करना है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमने कहा कुल लाल गेंद, क्या कुल लाल गेंद ऊपर लिखेंगे या कुल लाल कंचे ऊपर लिखेंगे और कुल कंचे नीचे लिखेंगे। तो लाल कंचे आपके पास कितना है, 5 है, यहाँ से देखो 5 कंचे हैं, कुल कंचे कितना है, 17। तो हमने क्या किया, लाल कंचे की प्रायिकता निकाल ली। अब हमके प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने वाइट कंचे के निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कंचे के निकालने के लिए हमने क्या, सफ़ेद कंचा अर्थात वाइट कंचे को ऊपर लिखे और नीचे कुल कंचा लिखे। तो वाइट कंचा 8 था और कुल कंचा कितना, 17 था, तो हमने इतना लिख दिया। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया वाइट कंचे की प्रायिकता निकल कर आ गई। आगे चले तो यहाँ देखो हरे कंचे की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है था। हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना था। यदि मेरे बच्चे मुझे पता हो जाए हरा कंचा होने की प्रायिकता, तब हम इस वाले फार्मूले को लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास निकल के आएगा ये वाली चीज़ अगर हम निकाल लेंगे तो हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता निकलेगा। तो मेरे पास हरे कंचे होने की प्रायिकता, पहले हरा कंचा कितना है उसको ऊपर लिखेंगे और कुल कंचा कितना है, 17 है, तो हमने नीचे 17 लिख दिया। अब देखो हरा कंचा होने की प्रोबेबिलिटी और हरा कंचा नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बराबर कितना हो गया, 1 होता है।
अब देखो हरा कंचे होने की प्रायिकता हमने 4/17 निकाला, 4/17, और हरा कंचे नहीं होने की प्रायिकता कितना बराबर 1 हो गया। इसको उस साइड में लेकर चले तो माइनस में हो गया, इसको सॉल्व कर दिए तो 13/17 निकल के आया। हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता निकल कर आ गई। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए मेरे बच्चे आगे चल लेते हैं। आगे हमारे पास है 10वें नंबर का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 10वें नंबर का क्वेश्चन है। इस 10वें नंबर के क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के? 50 पैसे के 100 सिक्के। और देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और 1 रुपये के 50 सिक्के। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 50 सिक्के हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। कितने? 20 सिक्के हैं। और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। 5 रुपये के कितने सिक्के? 10 सिक्के हैं। और यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। देखो अगर हम इसको यहाँ पे हो गए, जो सिक्का गिर रहा है कह रहा है कि या तो 50 पैसे का होगा या तो 5 रुपये का नहीं होगा। तो मेरे बच्चे पहले निकालेंगे कुल सिक्का कितना है, कुल सिक्के। तो हमारे पास कुल सिक्के निकल कर आते हैं कितना? हमारे पास देखो 100 है, फिर क्या है 50 है, फिर क्या है 20 है, फिर क्या है 10 है। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें 10 है, 100 और 50 150 और 30 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कितना? 180 सिक्का निकल आया। टोटल सिक्का 180। मेरे बच्चे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन 50 पैसे होने की प्रायिकता, 50 पैसे की प्रायिकता, 50 पैसे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? या 50 पैसा गिरने की प्रायिकता क्या निकल के आएगी? 50 पैसों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के, यहाँ पे लिखना 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के बटे कुल सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास मेरे बच्चे? 50 पैसे के कितने सिक्के? 100 सिक्के। तो 100 सिक्के लिख लेना। कुल सिक्के कितने हैं? 180। 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 10 बटे कितना हो गया? 10 बटे 18 आ गया। इसको और भी काटना चाहोगे तो और भी कटेगा। कैसे? 5 दो पंचे 10 और 2 नैया क्या हो जाएगा? 18। आपके पास निकल के आएगा 5 बटे कितना? 9 निकल कर आया। ये क्या हो गया मेरे बच्चे? आपका आंसर हो गया पहला वाला। कौन सा? पहला वाला आंसर हो गया। दूसरे वाले पे चलेंगे। कह रहा है 5 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता। पहले अगर हम निकाल ले क्या 5 रुपये होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे दूसरे वाले में चलेंगे। हम क्या निकालेंगे? 5 रुपये की प्रायिकता कितनी होती है? 5 रुपये गिरने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? उसी में कह रहा ना, हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो 5 रुपये गिर रहा है, नहीं हाँ 5 रुपये जो गिर रहा है उसका परिणाम क्या होता है या उसका प्रायिकता क्या निकल के आती है? तो 5 रुपये यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के बटे कुल सिक्के, 5 रुपये के सिक्के बटे कुल सिक्के। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 5 रुपये के आपके पास 10 सिक्के हैं। तो यहाँ पे 10 सिक्के, कुल सिक्के 180 हैं। इस 0 से यह 0 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास निकल के आया 1 बटे कितना? 18। 1 बटे 18 ये क्या निकल के आया? 5 रुपये गिरने की प्रायिकता या 5 रुपये के सिक्के की प्रायिकता इतना निकल कर आ गई। ठीक, अब देखो हमको क्या निकालना है कि 5 रुपया
का नहीं होगा, जो सिक्का गिरा है वो 5 रुपए का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता निकालना है। चूँकि हम जानते हैं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना घटने की और प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना ना घटने की प्रायिकता अगर हम जोड़ दें तो 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब एक सिक्का गिरा और एक सिक्का, मतलब 5 रुपए का सिक्का गिरा, 5 रुपए का सिक्का नहीं गिरा, उन दोनों को जोड़ दोगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 5 रुपए का सिक्का गिरा, जो उसकी प्रायिकता हमने निकाला है 1/18, इसका हमें पता नहीं है, इसका मान रख देंगे 1/18 तो हमें पता हो जाएगा। चलिए, चूंकि हम जानते हैं इतना बराबर इतना, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपए की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपए की प्रायिकता, सॉरी यहाँ तो प्रोबेबिलिटी हमने लिखा ही है, यहाँ तो प्रोबेबिलिटी लिखा ही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता, 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता प्लस 5 रुपए के सिक्के ना होने की प्रायिकता, 5 रुपए के सिक्के नहीं हैं, बराबर कितना हो जाएगा 1। ये देखो 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता, यहाँ 5 रुपए, यहाँ पे 5 रुपए के सिक्के लिख लेना, यहाँ भी लिख लेना, और 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता और 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता जोड़ देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। ये निकाले हैं 1/18, तो ये क्या हो जाएगा 1/18 प्लस P इंटू 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। इसको उस साइड में लेकर चलो तो यहाँ P बराबर 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 18। इस 18 को मेरे बच्चे इस साइड में लेकर गए हैं, 18 का नंबर 18 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 17/18। ये क्या निकल के आया, P 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता है, 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता कितना निकल के आई बच्चे 17/18 निकल कर आया। ये आपका हो जाएगा दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से अगर देखना चाहते हैं तो फिर से देख लीजिए। मैंने कहा कि यह क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक में क्या है 50 पैसे के कितने 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के कितने 20 सिक्के और 5 रुपए के कितने 10 सिक्के हैं। फिर कह रहा है कि यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। जो 50 पैसे का सिक्का होगा, वो जो गिरा हुआ सिक्का है वो 50 पैसे के होने की प्रायिकता हम निकालेंगे। तो कुल सिक्का अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 180 आता है। 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, जो गिरता है सिक्का उसके 50 पैसे होने की प्रायिकता हमने निकाला। 50 पैसे के सिक्के अपान कुल सिक्के, तो 50 पैसे के 100 सिक्के अगर आप देखेंगे तो अपान कुल सिक्के कितना 180, इसको काट पीट दिए तो 5 बटे कितना है 9 आया। अब फिर कहा कि 5 रुपए के सिक्के ना होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम निकाल लें, हमें पता हो जाए कि 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता कितनी निकल कर आती है। तो 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता हमने निकाला, 5 रुपए के सिक्के अपान कितना कुल सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के, कुल सिक्के 180, इन दोनों को काटे तो 1 बाई कितना आ गया 18 आ गया। ठीक, अब देखो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या PE और PE डैश बराबर 1, मतलब कोई घटना घटे और कोई घटना ना घटे, उन दोनों को जोड़ दोगे तो आप किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अब मेरे बच्चे
घटना कौन सी घट रही है, यहाँ पे मैंने निकाला कि घटना ये घट रही कि 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता कितनी है, 1/18। मतलब ये वाली घटना घटने की प्रायिकता हमने निकाला। तो हमने क्या 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता 1/18 निकाला है। 5 रुपए के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता कितनी हमको यही निकालना है, बराबर 1 हो गया। तो अब इसको इस साइड में कर दिए, इस साइड में कर दिए, 18 में से 1 गेन 17 बटे कितना हो गया, 17/18 हो गया। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे बच्चे आगे चल लेते हैं। आगे मैं चलता हूं, अपना जो क्वेश्चन होगा अगला वाला वो होगा, मैंने 10 नंबर तक क्वेश्चन कर दिया, 11 नंबर का क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन, 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा क्वेश्चन में गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली 8 मादा मछली में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकलती है या निकालता है, उसमें रहना चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। देखो इन्होंने कहा कि नर मछली कितना है 5 और मादा मछली कितना है 8 है। यहाँ पे अगर हम देखें कोई टंकी है ना, टंकी कुछ भी हो, यहाँ पे अगर हम देखें तो नर मछली कितना है, नर मछली कितना है 5 और मादा मछली कितना है, मादा मछली है कितना 8 है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें कुल मछली कितना हो जाएगी, कुल मछली कितना हो जाएगी 8 5 13। कुल मछली 8 और 5 कितना हो गया 13 हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली होगी। तो नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली की प्रायिकता या नर मछली होने की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से लिख दो या हिंदी में पूरा लिख दो। नर मछली होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, बराबर नर मछली बटे कुल मछली, नर मछली बटे कुल मछली। तो नर मछली अपन के पास मेरे बच्चे कितना है, नर मछली, नार नहीं नर रहेगा, नर मछली अपने पास है 5, कुल मछली कितना है 13। बस यही आंसर हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन में थोड़ा से बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम मिटाना पड़ेगा। चलिए आगे चल लेते हैं। आगे हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन होगा। 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है संयोग एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। आकृति दे रखी है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। यह तीर इंगित क्या करे, 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। देखो एक खेल में एक तीर घुमाई जाती है। देखो यहाँ पे देखें, अगर तीर की बात करें तो वो है इस तरीके से बना हुआ, पहले है, इसमें एक तीर है। अगर हम बात करें 8 संख्याएं इसमें होनी चाहिए। ठीक यहाँ पे है। अब अगर हम कह दें ये वाला कितना है, ये 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तीर की बात कर लें तो तीर बच्चे ऐसे है, ऐसे कोई भी तीर है। ठीक, इसी तीर को क्या करना है, घुमाया जाता है। और जब घुमाया जाता है तो पहली घटना क्या है, पहला है कि 8 क्या होगा, 8, ये तीर 8 को इंगित करेगा, मतलब यहाँ 8 को इंगित करेगा। 8, या हम पूरा क्वेश्चन ही लिख लें।
अगर हम पूरा क्वेश्चन ही लगाते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में अगर हम चलें तो कह रहा है कि यह तीर जो इंगित करेगा 8 को करेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो हम निकालते हैं कि कुल संख्या कितनी है। पहले हम यहाँ पे निकालें कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखना, पहले हम क्या कर देते हैं, कुल संख्या ले लेते हैं। कुल संख्या हमारे पास 8 है। अब जैसे हम पहले निकालते थे, क्या निकालते थे, जैसे 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता कितनी होती थी। पहले 50 पैसे को ऊपर लिखते थे, फिर नीचे क्या लिखते थे, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ऊपर लिखते थे, फिर नीचे लिखते थे टोटल सिक्के कितने हैं। अभी यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे जो संख्या है, कितनी संख्या है, कुल 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ लेकर के 8 संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि तीर जो इंगित कर रहा है, ये जो तीर इंगित कर रहा है 8 को इंगित करेगा। तो ऐसे 8 को इंगित करेगा तो मतलब कितनी बार इंगित कर सकता है, ये इस 8 को इंगित करेगा। जब ये 8 को इंगित करेगा, पहले वाले क्वेश्चन में यही कह रहा है, इसका मतलब 8 अंक आने की प्रायिकता कितनी है, एक ही तो है। 8 कितनी बार है, या 8 की आवृत्ति कितनी बार हो सकती है, 8 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार तो आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ही बार तो 8 है। यहाँ पे लिख लो 8 संख्या की आवृत्ति मतलब कितनी बार आ सकता है, आवृत्ति कितनी हो सकती है, एक ही होगी, क्योंकि 8 एक ही है। तो ये तीर कितना, 8 के ऊपर एक ही बार इंगित कर सकती है। ठीक, अब यहाँ पे देखें 8 की आवृत्ति है, और फिर हमको क्या ज्ञात करना है, 8 को करेगा या 8 की प्रायिकता। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 अगर हम निकालेंगे, 8 की आवृत्ति कितना है उसको लिखेंगे। 8 की आवृत्ति, 8 मतलब ये कितनी बार 8 को इंगित किया उसको हम लिखेंगे। 8 की आवृत्ति बटे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कुल आवृत्ति कितनी है, कुल आवृत्ति, या कुल हम लिख सकते हैं, कुल संख्याएं लिख सकते हैं, कुल संख्याएं भी लिख सकते हैं, कुल संख्याएं। 8 की आवृत्ति देखेंगे तो हमारे पास एक बार हो रही है, मतलब ये जो तीर होगा 8 को एक ही बार इंगित करेगा। और यहाँ कुल संख्याएं, कुल संख्या को कितनी बार इंगित कर सकता है, एक को एक बार, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 संख्या है तो 8 संख्याओं को अलग अलग 8 तरीके से इंगित कर सकेगा। तो 8 हो गया। तो हम अगर देखें तो निकाल लिए, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 की निकल कर आई हमारे पास, कितनी निकल कर आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 की 1 बटे कितना निकल कर आया, 1/8 निकल कर आया। आई हो क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से देखेंगे, फिर से थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको, कोई बात नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन में 8 आने की प्रायिकता, देखो एक ये क्या है, एक मतलब कम जो घुमाने वाला है, कुछ भी है इंगित करने का, इसमें एक तीर लगी है। कह रहा है कि इस तीर को हम क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। जब घुमाते हैं तो 8 आएगा, 8 आने की क्या प्रायिकता होगी। तो 8 हम देखेंगे 8 कितनी बार आ सकता है, 8 तो एक ही है, तो 8 तो एक ही बार आएगा ना। तो 8 आने की कितनी आवृत्ति मतलब कितनी बार आ सकता है, इसकी आवृत्ति कितनी बार हो सकती है, एक ही बार होगी, क्योंकि एक ही 8 है, तो एक बार होगा। और कुल जो है संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्याएं कितनी हैं, 8 संख्याएं हैं। तो कुल 8 संख्याएं अलग अलग तरीके से आ सकती हैं। तो कुल संख्याएं कितना, यहाँ पे कुल संख्याएं आप लिख ले सकते हैं, कुल संख्याएं, कुल संख्याएं, कुल संख्याएं हमारे पास कितना है, 8 संख्याएं हैं। ठीक, चलो कुल संख्याएं 8 है। अब देखो 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 8 आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 8 की आवृत्ति कितनी बार हो रही है उसको लिखो। नीचे कुल आवृत्ति कितनी बार होगी, कुल आवृत्ति कितनी बार, 8 बार होगी, अर्थात 8 संख्या है तो 8 बार उसकी आवृत्ति हो जाएगी आने की। तो यहाँ पे देखो 8 कितनी बार हो आया, एक बार आया। कुल आने की संख्याएँ कितनी हैं, कुल संख्याएँ 8 हैं, तो हमने 1/8 कर दिया। ये क्या हो गया, 8 आने की प्रायिकता हो गई। अब मेरे बच्चे चल देते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। दूसरा क्वेश्चन है एक विषम संख्या को इंगित करेगा। पहले हम देख लेते हैं विषम संख्याएं हमारे पास कितनी हैं। विषम संख्याएं हमारे पास, विषम संख्याएं कितनी हैं, अगर हम देखें तो क्या 2 विषम संख्याएं हो सकती हैं, 2 विषम संख्या नहीं होगी। 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या। विषम संख्या कितनी,
1 3 5 7 और कितना 1 3 5 7 सिर्फ 5। अगर हम कुल विषम संख्या अगर हम देखें कुल विषम संख्या कितनी हो जाएगी, कुल विषम संख्या अगर हम यहाँ पे या संख्याएं कुल विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो हमारे पास कुल विषम संख्याएं निकल कर आती हैं 1 2 3 4 विषम संख्याएं निकल कर आती हैं। अब हमको निकालना कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा, एक विषम संख्या आने की या एक विषम संख्या इंगित करने की प्रायिकता हम निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या होने की प्रोबेबिलिटी, एक विषम संख्या होने की प्रोबेबिलिटी होगी कुल विषम संख्याएं कितनी हैं, कुल विषम संख्याएं, कुल विषम संख्याएं हो जाएगा, कुल विषम संख्याएं बटे कितना हो जाएगा, कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। अब यहाँ पे आगे देखिए कुल विषम संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या बराबर हो जाएगा 4 बटे कितना 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कुल विषम संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं तो हमने 4 लिखा, और कुल संख्या कितनी है 8 है तो मैंने 8 लिखा। इसको मेरे बच्चे काट दो, 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, तो आपके पास निकल के आया 1/2। ये क्या हो गया, आपका आंसर निकल कर आया। तीसरे वाले चलते हैं। तीसरा वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या को इंगित कितने तरीके से कर सकता है, पहले हम देख लें कि 2 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं। 2 से बड़ी संख्याएं, बड़ी संख्याएं, 2 से बड़ी संख्या कितनी है, देखो 2 2 3 4 5 6 7 8 सब 2 से बड़ी है। 2 से अच्छा 2 से बड़ी 2 को नहीं लेना है, 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिखोगे 3 4 5 6 7 8। कुल 2 से बड़ी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 से बड़ी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6 संख्या हो जाएगी। अब हमको निकालना है 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी कुल संख्या, 2 से बड़ी कुल संख्या और यहाँ पे कुल संख्या हो जाएगी, या 2 से बड़ी कुल संख्याएं लिख लेना क्योंकि बहुवचन में संख्याएं, यहाँ पे लिख लेना संख्याएं। कोशिश करता हूँ हिंदी में थोड़ा कम गलती हो मतलब लिखने में। कुल संख्याएं कितना हो जाएगा, कुल संख्याएं देखो 2 से बड़ी कुल संख्या कितनी है, 6 है, बटे कुल संख्याएं कितना है, 8 है, 8 हो गया। 2 से काटो, 2 3 6 और 2 चौक 8, आपके पास निकल के आया कितना, 3/4। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये भी है, ये भी आपका आंसर है। आगे चलो 3 क्वेश्चन हो गया, इसमें का हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं मेरे बच्चे। कह रहा है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। अगर 9 से छोटी संख्या है, पहले हम निकालेंगे 9 से छोटी संख्याएं। 9 से छोटी संख्याएं क्या हो सकती हैं, देखो 9 से छोटी संख्या क्या 1 होगी, बिल्कुल होगी, 2 होगी, बिल्कुल होगी, 3 होगी, बिल्कुल होगी, 4 होगी, बिल्कुल होगी, 5 होगी, बिल्कुल होगी, 6 होगी, बिल्कुल। यहाँ पे देखो 7 और 8 है, 7 और 8 भी होगा। इसके आगे अगर 9 चला आएगा तो मैं तो 9 के पास पहुँच जाऊँगा, इसलिए 9 को नहीं लूँगा। चूँकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जो भी संख्याएं हैं ये क्या है, 9 से छोटी हैं, इसलिए हम 8 तक ही संख्याएं लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इसमें कि 9 से छोटी संख्याओं की 9 से छोटी कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी। 9 से छोटी कुल संख्याएं
कुल संख्याएं कितना होती हैं, 9 से छोटी कुल संख्याएं कितना हो जाएंगी, 3, 3 6 2 8, कितना संख्या हो गई, 8 संख्याएं। अब हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो 9 से छोटी कुल संख्या, 9 से छोटी कुल संख्या, 9 से छोटी कुल संख्याएं अपमान कुल संख्याएं 9 से छोटी कुल संख्याएं कितनी हैं, 9 से छोटी कुल संख्याएं 8 हैं, कितना हो गया 8 बटे कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है हमारे पास 8 है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 8, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास कितना बचा 1। ये क्या हो गया 1 जो आया 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता कितना आएगी, 1 हुई। 9 से छोटी होने की प्रायिकता कितना आ गई, 1 आ गई। क्या किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। फिर से देखो कह रहा है कि ये जो है इसमें एक सुई है, सुई ये क्या करेगा 1 2 3 4 जो 8 संख्या है इसमें से किसी को इंगित करेगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है 8 को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। देखो 8 एक बार है तो इसका मतलब एक बार 8 को इंगित करेगा। 8 आने की आवृत्ति मतलब कितनी बार 8 आ सकता है, एक बार 8 आ सकता है क्योंकि 8 एक ही है। तो हमने दिखा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, या 8 इंगित करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल कितना कितनी बार 8 आ सकता है और कुल संख्याएं कितनी हैं, एक 8 बार आ सकता है, कुल संख्या 8 है, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी या 8 इंगित करने का प्रायिकता कितना हो गई, 1/8 हो गई। विषम संख्याएं कितनी है, विषम संख्या आने की प्रायिकता या विषम संख्या इंगित करने की प्रायिकता अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें विषम संख्याएं हमारे पास कितनी हैं, विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7, ये क्या है सारी विषम संख्याएं हैं। हमने क्या किया, विषम संख्याओं में हमने कुल विषम संख्याएं कितनी हो गई, ये गलत लिखा हुआ है, कुल विषम संख्याएं, देखो कुल विषम संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं, तो हमारे पास 4 हो गया। तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, पहले कुल विषम संख्याएं लिखेंगे, कुल विषम संख्याएं जो हैं ऊपर लिखेंगे और कुल संख्या कितनी है उसको नीचे लिखेंगे। तो हमारे पास कुल विषम संख्या कितनी है, 4 है, नीचे कितना 8 हो गया कुल संख्या। इसको काटे पीटे तो हमारे पास कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पे देखो दो से बड़ी संख्या इंगित करने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्याएं क्या हो सकती हैं, 3 4 5 6 7 8, ये क्या होगा 2 से बड़ी संख्या, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 टोटल संख्याएं 2 से बड़ी कितनी हैं, 6 संख्याएं हैं। और दो से बड़ी संख्या को कितनी तरीके से इंगित कर सकता है, 6 तरीके से। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से बड़ी संख्या बट्टे कुल संख्या। तो 2 से बड़ी कितनी संख्याएं टोटल आ रही हैं, 6 संख्याएं आ रही हैं। देखो 3 और 3 6, 2 से बड़ी हैं, बट्टे कुल संख्या 8 हो गई। इसको काटे पीटे तो हमारे पास 3/4 आ गया। अब मेरे बच्चे यहाँ पे कह रहा है 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता या इंगित करने की प्रायिकता, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी क्या है 9 से छोटी हैं। इसका मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे कि 9 से छोटी कितनी संख्या निकल कर आई हैं, 9 से छोटी 8 संख्या निकल कर आई हैं। तो 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता निकालना है तो हम क्या करेंगे, कुल 9 से छोटी कितनी संख्या हैं, कुल 9 से छोटी संख्या और कुल 9 से छोटी संख्या 8 है, तो मैंने लिखा 8 बटे कुल संख्या कितना 8 है। इन दोनों को काटा तो हमारे पास कितना निकल के आया, 1 निकल कर आया। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आगे चल लेते हैं, चलिए बच्चे आगे चल लेते हैं। आगे मेरे पास कौन सा क्वेश्चन होगा आपकी बात, 13 नंबर का क्वेश्चन होगा। 12 नंबर तक क्वेश्चन हमने कर लिया। 13 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित में प्राप्त करने की प्रायिकता। पहला क्या है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। पहला क्या है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होने की प्रायिकता और एक संख्या होने की प्रायिकता। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंकने से कुल परिणाम हमारे पास कितना निकल कर आएगा। अगर हम देखो पहले, अगर हम ऐसे ही पहले देख लें, हमें ज्ञात क्या करना है पहले में, एक अभाज्य संख्या
संख्या होने की प्रायिकता, और दूसरा में हमको ज्ञात करना है, दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच कोई संख्या, स्थित कोई संख्या नहीं, कोई संख्या है। चलो, और फिर क्या कह रहा है कि एक विषम संख्या, तीसरा विषम संख्या। देखो, यही 3 क्वेश्चन यही हमको ज्ञात करना है। इन 3 क्वेश्चनों को ज्ञात करने के लिए आप कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम देखते हैं। पहले हमारे पास क्या है, पासा की बात की गई है। किसकी बात की गई है, पासा की बात की गई है। पासा की अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब कि आप एक लीडो की गिट्टी जो होती है, जिसको आप चलते हो, ढनगाते हो, उसकी बात कर रहा है। ठीक, इतना समझिए आप। इसका मतलब उस लीडो की गिट्टी में आप गिनेंगे फलकों की संख्या कितनी है, 6। इसका मतलब जब आप लीडे की गिट्टी ढनगाओगे या उछालोगे तो आपके पास जो संख्या प्राप्त होगी, कभी 1 प्राप्त होगी, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 2, ऐसे प्राप्त होंगी। इसका मतलब कि आप कितना, उसका परिणाम कितनी तरीके से आ सकता है, 1 से लेकर के 6 तरीके से 6 तक आ सकता है। इसका मतलब कि पासे को एक बार अगर फेंकें तो उसमें 1 से लेकर 6 अंक कोई भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पासे के कुल परिणाम कितना हो सकता है, पासे के एक उछाल में, या एक पासे के एक फेंक कह दें या एक उछाल कह दें, पासे के एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितना आ सकता है हमारे पास, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब हमारे पास कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब चलो, पासे के एक बार उछाल में कहीं मान लो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुल कितने परिणाम आ सकते हैं हमारे पास, 6 परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। मतलब जब हम उछालते हैं तो उसमें क्या हो जाए कि एक जो संख्या आए ऊपर, जब पासा आप उछालो या इसको लीडो की गिट्टी को उछालोगे तो उसमें क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले हमारे पास अभाज्य संख्याएं कितनी हैं जो पासे में हैं उसको हम ज्ञात कर लें, तब हम ज्ञात करेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखो, पहले अभाज्य संख्या कितनी है, अगर हम पहले देखें अभाज्य संख्या, इसमें क्या क्या हो सकती है, जो स्वयं से कटे और जो 1 से कटे। 1 क्या करेगा, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, 2 भी स्वयं से कटेगा और 2 1 से भी कटेगा, 3 भी स्वयं से कटेगा और 1 से भी कटेगा, 5 भी क्या करेगा, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। सॉरी, एक ना तो विषम है ना तो सम है, 1 को नहीं लेंगे। 2, 3 और 5, 2, 3, 5 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या मेरे बच्चे क्या होगी, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, कितनी संख्या हो गई, 2, 3, 5। अगर हम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्याएं बात करें तो अभाज्य कुल संख्या, अभाज्य कुल संख्या या कुल संख्याएं, अभाज्य कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 1, 2, 3, ये कितनी हो गया, 3 संख्या हो गई। अब अभाज्य आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, अभी यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या, अभाज्य कुल संख्या लिखेंगे, अभाज्य कुल संख्या या कुल संख्याएं बटे पासे का कुल परिणाम या पासे का कुल परिणाम, पासा का कुल परिणाम हो गया। देखो, अभाज्य का कुल संख्या कितनी है, 3 है, तो हम लिख देंगे 3। परिणाम इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो
तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे 6। 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6, इसका मतलब हमारे पास निकल के आया 1/, कितना 2 निकल कर आया। क्या निकल कर आया? 1/2 निकल कर। इतना समझ में आया, इतना मगज़ में आया, समझ में आया होगा। चलो यहाँ पे ना लिखना चाहो तो आप नीचे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास जगह है। जब जगह है तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 1/2 हो जाएगा। ये क्या होगा? आंसर होगा पहले का। देखो पहले का आंसर हो गया। अब हम चल लेते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में हम चलने का प्रयास करें तो दूसरा वाला हमारे पास क्या कह रहा है? 2 और 6 के बीच संख्या। 2 और 6 के बीच संख्या कितनी? 3, 4 और 5 हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। स्थित संख्या कितनी है? यहाँ पे देखो 2 और 6 के बीच 3, 4, 5, 3, 4, 5। 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्या, स्थित कुल संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 संख्याएं हो जाएगी। कितनी संख्या मेरे बच्चे? 3 संख्या। अब हमको निकालना है क्या? 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्याओं का क्या है? प्रायिकता निकालना है। तो हमको 2 और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 6 के बीच, 6 के बीच संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिखेंगे 2 और 6 के बीच कुल संख्या। 2 और 6 के बीच कुल संख्या बटे 5 का कुल परिणाम। 5 का कुल परिणाम। देखो 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं स्थित हैं? 3 संख्याएं बटे 6। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो आपके पास निकला कितना? 1/2। कितना निकला? 1/2। एक क्वेश्चन और आपको देखना है। एक क्वेश्चन विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखो तीसरे में अगर हम विषम संख्या की बात करें तो 1, 3 और 5, ये तीनों क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कितनी हैं? विषम संख्या, देखो विषम संख्या या विषम संख्याएं हम लिखेंगे। विषम संख्या कितनी है? 1, 3 और 5। कुल विषम संख्याएं, कुल विषम संख्या या कुल विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 1, 2, 3। अब हमको निकालना है विषम संख्याएं होने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्याएं बटे 5 का कुल परिणाम। 5 का कुल परिणाम। पाँच का कुल परिणाम। कुल विषम संख्या कितनी है? 3 है। 5 का परिणाम 6 है। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। ये भी क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, यहाँ पे आपको निकालना था अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, 2 से 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कितनी है? 2, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। इस कितनी संख्या हो गई? 3 संख्या। 3 संख्या बटे 6, 3/6। 6 क्या है? कुल 5 का परिणाम कितना? 6 परिणाम है। तो कुल परिणाम 6 है, इसको काटे तो हमारे पास 1/2 आया। दूसरा है 2 और 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता। 2 और 6 के बीच कितनी? 3, 4 और 5, 3 संख्याएं हैं। तो 3 कुल 2 और 6 के बीच कुल संख्या 3 हो गई, और कुल परिणाम कितने का? 5 का। काटे तो हमारे पास 1/2 आया। विषम संख्या आने की प्रायिकता 1, 3, 5 है। अब देखो कुल विषम संख्या होने की प्रायिकता कितनी है?
सॉरी, कुल विषम संख्या कितनी है, 1 2 3 है, और विषम संख्या होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 बटे, देखो 3 बटे कितना हो जाएगी 6, 3 बटे 6 हो गए, 3 बटे 6, 3 एकन्नम 3, और यहाँ 3 दूनी 6, 1 बटे 2 निकल कर आई। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चल लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चे आगे हम चल लेते हैं अपना 14 नंबर के अपना कौन सा 14 नंबर का क्वेश्चन होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। यहाँ पे 52 पत्तों की बात करें तो ये कह रहा है कि ताश के 52 पत्ते हैं, इसमें लिखना चाहिए ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता हमको निकालना है। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगर हमारे बच्चे पहला वाला क्वेश्चन मतलब पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं प्रायिकता का, तो उसको ज़रूर देखें, तब जा कर के आप इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि किसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रायिकता तो इसमें कह रहा है कि अच्छा हाँ ताश की बात कर रहे हैं। इसमें पहले हम ताश की बात कर लें। ताश में आपको 52 पत्ते होते हैं। इस 52 पत्ते में कितने 26 क्या होंगे, लाल रंग के कितने पत्ते होंगे 26 होंगे, और काले रंग के कितने पत्ते होंगे, काले रंग के कितने पत्ते होंगे 26 होंगे। इस 26 लाल रंग में दो तरीके के पत्ते आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा किसमें, देखो लाल रंग का बादशाह और लाल रंग का ठीक, देखो 2 तरीके के इसमें पत्ते देखने को मिलेंगे, और इसमें चलो आगे पहले हम देख रहे हैं, और 2 तरह के इसमें पत्ते देखने को मिलेंगे। इस यहाँ पे देखोगे आपको हुकुम और चिड़ी देखने को मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा पान, और एक पत्ता और किसका होता है, पान और ईंट का होता है। ठीक, पान और ईंट आपको लाल देखने को मिलेंगे, हुकुम और चिड़ी आपको कितने काले देखने को मिलेंगे। अब इसी पान में आपको देखने को मिलेगा जोकर, क्वीन, किंग, और हाँ पान के कितने पत्ते होते हैं 13 पत्ते, ईंट के कितने 13 पत्ते, हुकुम के कितने पत्ते 13 पत्ते, और चिड़ी के कितने पत्ते 13 पत्ते देखने को मिलेंगे। अब इसी 13 पत्ते में एक तो जोकर हो जाएगा, एक क्वीन हो जाएगा, एक किंग हो जाएगा, और एक जोकर क्वीन किंग एक और हो जाएगा, इक्का का हो जाएगा, इक्का। इसमें भी जोकर को हो जाएगा, क्वीन को हो जाएगा, किंग को हो जाएगा, इक्का हो जाएगा, मतलब 4 ऐसे हो गए। यहाँ भी जोकर, क्वीन, किंग और इक्का, जोकर, क्वीन, किंग और इक्का हो गया। ठीक, ये इतने हो गए। अब देखेंगे अगर इतना जो क्वेश्चन हो गया ना, इतना क्वेश्चन हो गया, इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसमें कितने, देखो पूरे ताश में कितने जोकर हैं, कितने जोकर 4 जोकर, पूरे ताश में क्वीन कितनी है 4 क्वीन है, पूरे ताश में कितने किंग हैं 4 किंग हैं, और कितना इक्का है, कितना इक्का 4 इक्का। इसका मतलब पान के पास एक इक्का होगा, पान के पास एक इक्का, एक किंग, एक क्वीन, एक जोकर, ऐसे सभी के पास एक किंग, एक क्वीन, एक जोकर, एक इक्का रहेगा। चलो अब हम चल लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 नंबर के पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं, कुलपति, ताश के कुलपति, ताश की का कुल परिणाम लिख लो, कुल परिणाम। ताश का कुल परिणाम कितनी तरीके से आ सकता है 52 तरीके से आ सकता है, क्योंकि ताश में कितनी पत्ती होती है 52 पत्ती होती हैं। अब हमको निकालना है कितना बादशाह होने की प्रायिकता। देखो हमको निकालना है लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता हमको निकालना है। जब हमको लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, तो लाल रंग का बादशाह मतलब किंग होने की प्रायिकता, किंग। इसका मतलब लाल पत्ती कितने 26 में लाल पत्ती में पान की 13 पत्ती होगी और ईंट की 13 पत्ती,
और इसमें बादशाह कितने हैं, एक बादशाह यहाँ है, एक बादशाह यहाँ। इसका मतलब कुल लाल रंग के कुल बादशाह कितना हो जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना पहला, लाल रंग के कुल बादशाह लाल रंग के कुल बादशाह कितना हो गए आपके 2। देखो कैसे देखने को मिला आपको, लाल रंग के कुल बादशाह कैसे देखने को मिल रहा। यहाँ पे देखो ये लाल रंग है, पान में कितना बादशाह, एक बादशाह, ईंट में कितना बादशाह, एक बादशाह। मतलब ये पूरे पत्ती जो हैं, ये दोनों तरीके की जो पत्ती हैं वो पूरी क्या है, लाल हैं। तो आपको कितने बादशाह देखने को मिल गए, आपको बादशाह देखने को मिल गए कितने, 2 बादशाह देखने को मिल गए। अब हमको निकालना कितना है, 52 पत्तों में निकालना है, 52 पत्तों में निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी आप हम लिखाने की लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग का बादशाह, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग का बादशाह, यहाँ लाल रंग का लिखना, लाल रंग के कुल बादशाह, लाल रंग के कुल बादशाह बटे नीचे क्या लिखोगे आप, गड्डी में कुल पत्ते अर्थात ताश के कुल कितने परिणाम देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ताश का कुल परिणाम, यहाँ पे देख लो लाल रंग का कुल बादशाह कितना 2 हो गया, परिणाम कुल कितना 52, यहाँ से देखो 2 × 2 और 2 दूनी 4 और 2 × 12। तो आपके पास देखने को क्या मिला, हमारे पास देखने को मिला 1/26 कितना 26, 1/26 क्या होगा, ये आंसर हो गया आपका पहला वाला। मतलब लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/26 हो गई। दूसरा क्वेश्चन इसी में बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या कीजिए। फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, देखो तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होंगे, 3 सब में 3 पत्ते आपको तस्वीर वाला देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हो सकते हैं, तस्वीर वाला जिसमें तस्वीर हो, फेस कार्ड, कुल तस्वीर वाला पत्ता 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 सब में देखने को मिले। तो यहाँ पे कुल तस्वीर वाला पत्ता हम देख लेंगे, कुल तस्वीर फेस कार्ड निकला है, कुल तस्वीर वाला पत्ता देखो 3 तो आपको पान के देखने को मिलेंगे, 3 ईंट के मिलेंगे, 3 कितना मिलेंगे हुकुम के, और 3 कितना मिलेंगे चिड़ी के। तो हमारे पास कितना हो गया, 3 यहाँ से 3 3 6 3 6 3 9 9 3 12, कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना हो गया हमारे पास 12। ठीक, अब तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ तस्वीर वाला पत्ता क्या हो जाएगा, बराबर, देखो तस्वीर वाला पत्ता, कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना है 12, कुल तस्वीर वाला पत्ता बटे कुल ताश का कुल परिणाम, तस्वीर वाला पत्ता कितना है अपन देखें 12 पत्ता है, और बटे क्या हो गया 52, इसको काटो 2 × 12 और 2 × 26 में कितना हो गया, इतना हो गया। फिर 2 × 6 और 2 × 13 में कितना हो गया, इतना। तो आपके पास निकल के आया 3/13 निकल कर आया, 3/13 आपका निकल के आ रहा है, बिल्कुल 3/13 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं, इसमें जो और भी क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए, मैंने 2 क्वेश्चन देख लिए, तीसरे क्वेश्चन की इसी में बात कर लेते हैं। हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं 14 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें तीसरे वाले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगर हम बच्चे तीसरे वाले क्वेश्चन में चलें तो हमारे पास कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, क्या लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता,
लाल रंग का तस्वीर वाला। देखो लाल रंग कितने हैं, लाल रंग आपके पास 26 हैं। 26 में लाल रंग कौन से देखने को मिलेगा, ये पान के और ईंट के, ये सभी क्या होंगे, लाल रंग के होंगे। तस्वीर वाला पत्ता जोकर, क्वीन और किंग, ये क्या है, तस्वीर वाले पत्ते हैं। यहाँ भी ईंट के पास जोकर, क्वीन और किंग हैं। मतलब लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता टोटल कितना मिलेगा, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ। सिर्फ लाल रंग की बात कर रहा है, काले रंग में हम नहीं जाएंगे। तो हम लाल रंग में कितना, 3 और 3 6। तो लाल रंग के कुल पत्ते कितने हो जाएंगे, लाल रंग का तस्वीर वाला कुल पत्ता, यहाँ पे लिख लेना, लाल रंग के तस्वीर वाला कुल पत्ता, कुल पत्ता कितना हो जाएगा आपके पास, 6। 6 कैसे आया, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। जोकर, क्वीन और किंग ये क्या होंगे, तस्वीर होंगी। जोकर, किंग और क्वीन इनके पास भी तस्वीर होगी। तो ये तस्वीर वाले पत्ते, ये भी तस्वीर वाले पत्ते, सिर्फ लाल रंग का कह रहा है तो हम लाल रंग में ढूंढेंगे, काले रंग में नहीं जाएंगे। तो 3 ये 6 हो गया, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, लाल रंग होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, वाला पत्ता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लाल रंग के तस्वीर के का कुल पत्ता, लाल रंग के तस्वीर का कुल पत्ता बटे पाँसे का कुल परिणाम, सॉरी पाँसा नहीं, ताश का कुल परिणाम, ताश का कुल परिणाम। देखो यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे लाल रंग की तस्वीर का कुल पत्ता कितना, 6 है, कितना है, 6 है। और यहीं पे बात करेंगे तो ताश का कुल परिणाम कितना हमने लिखा था, 52 लिखा था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखें, देखो ताश का कुल कितना पत्ता है, 52 पत्ता है, तो हम 52 पत्ते की बात करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 52, काटेंगे 2 3 6 और 2 26 में कितना होगा, 2 26 में 52, और ये तो कटेगा नहीं और ये हो जाएगा 3 बटे कितना, 26 निकल कर आएगा। ये 3 बटे 26 आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें स्याही डालने का प्रयास कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आगे चल लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा, इसको हम और थोड़ा सा इस साइड में लिख लें तो क्या हमारा बेहतर नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, बराबर इसके लिख लेते हैं 3 बटे कितना, ये 26 है, 26 लिख लेते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर, ये भी आंसर हो गया। ये देखो ये अलग है इतना। अब देखो अब हम चल लेते हैं, हम चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पान के कुल परिणाम। देखो पान का गुलाम होने की प्रायिकता। देखो पान का गुलाम होने की प्रायिकता क्या हो सकती है भाई। देखो पान का गुलाम कितना, जोकर जो होता है यही गुलाम होता है, किंग क्वीन एक का नहीं, ये जोकर जो होगा यही गुलाम होगा। तो इसी पान के पास कितने गुलाम, एक गुलाम है। टोटल ताश का कोई परिणाम कितना है, 52। तो कितना हो गया आंसर, 1 बटे 52 हो जाएगा। लेकिन आपको लिखेंगे कैसे, क्योंकि चूँकि आपका नंबर कटे ना, इसलिए हम लिखेंगे कि पान के पान के कितने गुलाम हैं, 1 गुलाम है। कितना, यहाँ पे देखो ये पान है ना, पान में चलेंगे, जोकर जो होगा यही गुलाम होगा। तो कितना गुलाम हो गया, 1 गुलाम हो गया। अब पान के गुलाम होने की प्रायिकता हमको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पान का गुलाम की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, पान के कुल गुलाम, पान के गुलाम बटे ताश का परिणाम, ताश का कुल परिणाम। तो पान के कितने गुलाम हैं, 1 गुलाम है, ताश का परिणाम कितना, 52। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आप देखो आगे चल लेते हैं। चौथा हो गया 5वां नंबर, हुक्म वाले कुल पत्ते होने की प्रायिकता, ठीक। यही निकालना है, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। देखो
हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। पहले हम हुकुम जानेंगे किसे कहते हैं। देखो हुकुम, देखिए यहाँ पे कितना काले रंग में दिख जाएंगे तो आपको हुकुम देखने को मिलेगा। हुकुम का कितना पत्ता है, 13 पत्ता है। तो इसका मतलब ये जोकर वोकर सब है किस में आते हैं, हुकुम में आएंगे। तो कितना हो गया, हुकुम के कितने पत्ते हो गए। यहाँ जोकर की बात करें तो ये हुकुम का जोकर है, हुकुम का गुलाम है। किंग जो क्वीन है ये हुकुम की क्वीन है, हुकुम का ये क्या है, किंग है। हुकुम का ये क्या है, इक्का है। ठीक, ये बात हो गई। अगर हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ते की प्रोबेबिलिटी हमको निकालने हैं तो हम निकालेंगे पहले हुकुम का कुल पत्ता। देखो हुकुम का कुल पत्ता, हुकुम का कुल पत्ता कितना है, 13 पत्ते हैं, वहां से देखोगे। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हुकुम का पत्ता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हुकुम का कुल पत्ता, हुकुम का कुल पत्ता बटे ताश का कुल परिणाम, ताश का कुल परिणाम। देखो हुकुम का कुल पत्ता कितना है, हुकुम का कुल पत्ता है 13 बटे ताश का कुल परिणाम कितना है, 52 है। 52 कितना, जो ताश का कुल परिणाम होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, ताश का कितने पत्ते हैं वही क्या होगा, ताश का कुल परिणाम होगा। मैंने इसके पहले लिखा था लेकिन मिटा दिया, तो अब कोई बात नहीं है। थोड़ा सा वीडियो पुश करेंगे पीछे की तरफ तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से काटो 13 का नाम 13, 13 चौको 52, तो आपके पास निकल के आया 1 बटे कितना, 4। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलो इसी में हम देख लेते हैं 5वें नंबर वाला क्वेश्चन जो है इसी का कह रहा है कि एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम कितनी है, बेगम मतलब क्वीन। ईंट कहाँ है, ईंट यहाँ है। इनकी बेगम कितनी है, एक ही तो क्वीन है, वही तो इनकी बेगम होगी। तो ईंट की कितनी बेगम, ईंट की एक बेगम है। तो यहाँ ईंट की बेगम होने का प्रायिकता हमको निकालना है। पहले ईंट की बेगम कितनी है हम उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम कितनी है, ईंट की बेगम एक आप लोग को देखने को मिलेंगी। कितनी बेगम, एक। देखो ईंट है, ईंट के कितने पत्ते, 13 पत्ते, 13 पत्तों में एक कितना, एक बेगम है। तो ईंट का कितनी बेगम, एक बेगम। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, ये क्या हो जाएगा, यहाँ ईंट की बेगम बटे कुल ताश का परिणाम। ईंट की एक बेगम, कुल ताश का परिणाम 52, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना, ये हो गया आपका आंसर, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये तो हो गया अपना 14 नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 15 नंबर वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। किसी को दिक्कत हो रही हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलिए बच्चे आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा तो आपको ऊब लगेगी सेशन को देखने में। तो हम क्या कर देते हैं, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वाले सेशन में एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।